नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद प्रदीप में। मैं प्रदीप सिंह आप सभी का आज की हमारी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस लेक्चर से पहले हमने देखा था भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, और हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में जो राज्यों का गठन करने का जो प्रावधान है वो किन किन अनुच्छेदों में और किस प्रकार से जो है राज्यों का गठन किया गया था, किस प्रकार से जो देशी रियासतें थी उनका एकीकरण किया गया, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को भी हमने देखा। काफ़ी एक्सप्लेन में चर्चा की गई थी, समझा कर एक एक लेक्चर को खोल कर बताया था मैंने आपको। तो आपको वो वीडियो पसंद आया होगा, आप उसे देख लीजिएगा। जिस प्रकार से मैंने बताया उसी प्रकार से आप नोट्स बना लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे संविधान का नेक्स्ट भाग, जो भाग 2 है। भाग 2 बेसिकली नागरिकता को लेकर चर्चा करता है कि आखिर जो है कौन भारत का नागरिक होगा और नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, कैसे कोई व्यक्ति, कोई विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, कैसे किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है, CAA क्या है, NRC क्या है, अप्रवासी भारतीय क्या होते हैं, विदेशी भारतीय नागरिक क्या होते हैं, इन सब को हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। नागरिकता से संबंधित जो टॉपिक है इस पर हम 2 लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। पहली वाली लेक्चर जो इस आज का लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे भाग जो उसका जो अनुच्छेद से संबंधित जो फैक्चुअल जो पार्ट है वो, और नागरिकता संबंधी जो अधिनियम 1955 आया था, जो पहला अधिनियम था, उसे देखेंगे। इससे दूसरा वाला जो भाग होगा उसमें हम देखेंगे NRC, CAA को लेकर क्यों विरोध हुआ था, और जो है अप्रवासी भारतीय कौन होते हैं, विदेशी भारतीय नागरिक कौन होते हैं, इन सबको हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना। तो आइए एक जोश खरोश के साथ, एक पूरी ऊर्जा के साथ आज इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं और बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे कि आखिर नागरिक कौन है, उसके क्या अधिकार होते हैं, क्या उसे जो है प्राथमिकता दी जाती है, किन किन क्षेत्रों में उसे प्राथमिकता दी जाती है। इन सारी बातों को हम जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो आइए, नागरिकता संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसमें संविधान में प्रावधान है। तो आप इसे रट्टा मार लीजिएगा, है ना। बिल्कुल कभी मत भूलिएगा, किस बात को मत भूलिएगा। अगर कभी प्रश्न आए कि नागरिकता से संबंधित संविधान के किस भाग में प्रावधान किया गया है, तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगर कभी प्रश्न आए कि किन अनुच्छेदों में नागरिकता, कौन कौन अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं, ये डायरेक्ट पूछता है, खूब पूछा जाता है मित्रों। तो मैंने पहले ही कहा रट्टा मार लो, है ना, कभी भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और संविधान के भाग 2 में। ठीक है। 2 प्रश्न हमेशा बनेंगे, एक भाग को लेकर, एक अनुच्छेद से अनुच्छेदों को लेकर। ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक अनुच्छेद को क्या क्या है। उससे पहले हम आगे चर्चा करते हैं आखिर नागरिक कौन होता है, और जो नागरिक नहीं होता है वो कौन होता है, और क्या क्या अंतर होता है। देखिए, जो नागरिकता है बेसिकली, जैसे आप प्राचीन जब हम जैसे कोई सीरियल देखते हैं, है ना, जैसे महाभारत ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, तो सीरियल में हम जो राजा होते थे, राजा महाराज, तो उनके मुंह से शब्द सुनते थे प्रजा, है ना, हमारे देश की, हमारे राज्य की प्रजा। हम जो है अपने राज्य की प्रजा के लिए जो है कुएं खुदवाएंगे, हम अपनी राज्य की प्रजा के लिए जो है अन्न दान में देंगे, कर को माफ़ करेंगे, अपनी राज्य की प्रजा, है ना, प्रजा। आज के संदर्भ में, आधुनिक राज्य के संदर्भ में नागरिक कहा जाता है। किसी भी देश की जो प्रजा होती है उसे नागरिक कहा जाता है। पहले प्रजा थी, अब नागरिक है। ठीक है। तो नागरिकता से संबंधित पहला जो कॉन्सेप्ट था, नागरिकता से रिलेटेड जो बात कही थी वो अरस्तू ने कही थी, है ना। नागरिकता से संबंधित जो बात कही थी वो सर्वप्रथम अरस्तू ने कहा था कि नागरिक कौन होगा और नागरिक के क्या क्या प्रावधान होंगे, किसी राज्य में जो है किसे नागरिक कहा जाएगा। ये जो सबसे पहले ये बात कही थी वो अरस्तू ने कही थी, है ना। तो अगर प्रश्न कभी ऐसे आए कि सर्वप्रथम नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया, अरस्तू ने। ठीक है।
देखो, अगर हम किसी देश के नागरिक होते हैं तो वो जो देश होता है वो हमें कई सारे अधिकार देता है, कई सारे जो है हमें अधिकार देता है। जैसे राजनीतिक और सामाजिक जो है हमें अधिकार देता है कोई भी देश, जिस देश के हम नागरिक होते हैं। विदेशियों की अपेक्षा हमें जो है काफ़ी अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे अगर भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो भारत का कोई अगर नागरिक है तो उसे भारत सरकार या भारतीय संविधान ने कई सारे अधिकार दिए हैं। क्या क्या अधिकार दिए हैं? आप जो है आपको सारे के सारे मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे बिना किसी शर्त के, है ना। भारतीय नागरिकों को जो है अगर आप भारत के नागरिक हैं तो जो है आपको वोट डालने का अधिकार है ना, मताधिकार करने का अधिकार होगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी भी पद जो होता है, कोई भी सर्वोच्च, नीचे से लेकर सर्वोच्च जो पद होता है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, उसके दावेदार हो सकते हैं। ठीक है, उस पद की जो है को आवेदन करने की शर्तें कहीं ना कहीं आप पूरा करते हैं। चाहे आप राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, किसी न्यायालय के न्यायाधीश का पद हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद हो, किसी जो है विभाग में कोई पद हो, है ना, कोई राजनीतिक पद हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, मत देने का अधिकार हो, सरकार द्वारा जो कुछ योजनाएं आ रही हैं, कुछ जो पॉलिसीज़ आ रही हैं उनको प्राप्त करने का अधिकार हो, सभी जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे, किसी भी देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो विदेशी व्यक्ति होते हैं उन्हें ये प्राप्त नहीं होते, है ना। जो है बेसिकली किसी भी देश में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो नागरिक और एक दूसरा होता है गैर नागरिक। जो गैर नागरिक होता है उसे हम विदेशी नागरिक कहते हैं, विदेशी व्यक्ति कहते हैं। विदेशी व्यक्तियों में भी दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक मित्र राष्ट्र के व्यक्ति और दूसरे जो है शत्रु राष्ट्र के व्यक्ति। तो जो शत्रु राष्ट्र के जो व्यक्ति होते हैं, शत्रु राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं, उन्हें कम अधिकार दिए जाते हैं मित्र राष्ट्र की अपेक्षा। जैसे अगर अमेरिका का नागरिक कोई आता है हमारे देश में घूमने के लिए, फ्रांस का कोई नागरिक आता है हमारे यहाँ घूमने के लिए, जापान का आता है, इजराइल का आता है, तो उन्हें हम थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे पाकिस्तान के नागरिकों की अपेक्षा, है ना। पाकिस्तान के या चाइना के नागरिकों की अपेक्षा, या जो है आपका मलेशिया हो गया या तुर्की के नागरिकों की अपेक्षा हम उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो विदेशी नागरिकों के अपने अलग अधिकार होते हैं। जैसे आप किसी विदेशी नागरिक को मार नहीं सकते, ये जो है अपराध है ना। आप जो है किसी विदेशी नागरिक से अभद्रता का व्यवहार नहीं कर सकते, ये भी कुछ उन्हें अधिकार दिए जाते हैं। तो आम नागरिक को, यानी कि किसी देश के नागरिक को, भारतीय नागरिक को और विदेशी नागरिकों में अलग अलग अंतर होता है, उनके अलग अलग अधिकार होते हैं और उनके जो है अलग अलग दायित्व भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम भारतीय नागरिक हैं तो हमारे दायित्व भी हैं कुछ, अगर हमें अधिकार दिए तो दायित्व भी होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, तो अब आइए हम इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 5 से लेके यहाँ मैंने 11 तक देखिए लिखा हुआ है। एक एक अनुच्छेद को देखेंगे क्या क्या उसमें प्रावधान है, कैसे जो है कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे अगर मैं भारत का नागरिक हूँ, आप भारत के नागरिक हैं, तो उसके लिए कुछ न कुछ प्रावधान है, ऐसे ही नहीं बन गए हम भारत के नागरिक। अभी हम देखेंगे क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद जो 5 है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 5 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 क्या कहता है, तो देखिए जो है अनुच्छेद 5 जो है किसी व्यक्ति को नागरिकता देने से संबंधित कुछ बातें कहता है, 3 बातें कहता है। यानी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कब होगा या किन किन सिचुएशन में हो सकता है, इससे रिलेटेड वो 3 बातें कहता है। और ये जो बातें कही जा रही हैं ये बेसिकली आप थोड़ी इमेजिनेशन कीजिए, है ना। 1950 को आप थोड़ा ध्यान में रख के इन अनुच्छेदों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो संविधान बनाया जा रहा है वो 1950 में लागू हो गया संविधान, और 1949-46 से संविधान बन रहा था। तो आप जो है ना उस समय के काल को ध्यान में रखते हुए इन अनुच्छेदों को हम समझेंगे। ठीक है ना, तो आइए, क्योंकि जो तब के जो लोग बना रहे होंगे संविधान, उन्होंने उसी हिसाब से उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो तभी उन्होंने ये बातें कही हैं। ठीक है, तो आइए देखो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति
भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो उसमें जो है पहला जो प्रावधान किया गया है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी, पहला प्रावधान। यानी 3 शर्तें हैं, तीनों शर्तों में से अगर कोई व्यक्ति एक शर्त पूर्ण करता हो तो उसे भारत का नागरिकता दे दी जाएगी। कौन कौन सी शर्त है अनुच्छेद 5 में? पहला, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी शर्त, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, है ना, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो। अगर उसका जन्म भारत में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसके माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए। उसके माता पिता जो है वो भारत में उनका जन्म हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है। तीसरी जो शर्त क्या है? संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो। देखो मैंने कहा ना कि जब तक आप इन अनुच्छेदों को नहीं समझ पाएंगे, आत्मसात नहीं कर पाएंगे, जब तक आप 1950 से पहले की थिंकिंग को लेकर नहीं चलेंगे तब तक। जैसे यहाँ कहा गया है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व जो वो व्यक्ति है वो भारत में रह रहा हो। अब संविधान लागू कब हुआ था? 1950 में, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था। ये कह रहा है 5 वर्ष पहले से, यानी कि लगभग 1945 से वो भारत में रह रहा हो तो जो है उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये जो बेसिकली नागरिकता देने का जो प्रावधान अनुच्छेद 5 में किया जा रहा है वो किन लोगों के लिए किया जा रहा है? जो ऐसे लोग क्योंकि 1950 में हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे क्योंकि यहाँ जो है ब्रिटिश लोग भी रह रहे थे, ब्रिटिश लोग जो है कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, है ना, और भी कई देशों के लोग रह रहे थे। तो अगर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, अगर वो चाह रहा है कि हम भारत की नागरिकता हमें मिलनी चाहिए तो उनके लिए प्रावधान किया गया कहीं ना कहीं। ठीक है। अनुच्छेद 6 है ना, बिल्कुल समझ कर, और एकदम बिल्कुल सरलीकरण के आधार पर पढ़ेंगे, कोई जटिलता नहीं, बिल्कुल सरल शब्दों में। ठीक है। आइए अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 जो है, क्योंकि 1947 में आपको पता है कि देश का विभाजन हो गया था, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, 2 भागों में विभाजन हो गया था। और जब 1947 में 2 भागों में विभाजन हो गया था, और आपको पता है कि जो विभाजन का आधार क्या था, वो क्षेत्रीय आधार नहीं था, विभाजन का आधार था इस्लाम। ठीक है, यानी कि धार्मिक, यानी कि जो इस्लाम बाहुल क्षेत्र है वो पाकिस्तान हो गया, और जो हिंदू बाहुल क्षेत्र है वो हिंदुस्तान होगा। यही था ना कहीं ना कहीं। तो हुआ क्या कि जब दोनों देशों का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान से जो हिंदू थे वो भारत में आ रहे थे, और भारत में जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान जा रहे थे। अब प्रश्न भाई उठेगा कि जो पाकिस्तान से जो हिंदू या जैन या जो बौद्ध या सिख जो भारत में आ रहे हैं, उन लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए? सोचो आप, अगर भाई वो लोग आ रहे हैं वहाँ से भारत आ रहे हैं, भारत में कहीं ना कहीं शरण लेने आ रहे हैं, भारत माँ के चरणों में आ रहे हों, हमारे तो प्राचीन भारतीय संस्कृति हमारी रही है, हम तो हमेशा दूसरों की मदद करते आए हैं। आप देखिए, हमेशा से हमारे दरवाजे हमेशा हर व्यक्ति के लिए खुले रहते हैं, है ना। तो ये व्यवस्था थी। तो देखिए, तो जब पाकिस्तान से जो अनुच्छेद 6 जो है वो बेसिकली वो पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उनके संबंध में शर्तें लागू करता है। क्या शर्तें हैं? अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया हो तो उसे नागरिकता कैसे दी जाएगी, उसके संबंध में अनुच्छेद 6 है। क्या कह रहा है अनुच्छेद 6? पहला प्रावधान है 19 जुलाई 1948 से पूर्व एक तिथि दे दी, एक गाइडलाइन दे दी कि साहब अगर कोई पाकिस्तान से भारत आया हो, उसकी गाइडलाइन क्या है? 19 जुलाई 1948 से पहले तक अगर कोई व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान से भारत आ गया हो तो हम उसे नागरिकता दे देंगे। 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में स्थानांतरण किया हो और सामान्य रूप से रह रहा हो, ढंग थे, है ना, बढ़िया था। यहाँ ऐसा ना थी कि ऊट पटांग काम कर रहा हो, जो है सरकार जो है कहीं ना कहीं उपद्रवियों के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता नहीं देंगे, है ना। सामान्य एकदम सिविल सोसाइटी की तरह रह रहा हो, ढंग से रह रहा हो, तो बाय जो है हम नागरिकता दे देंगे। ठीक है जी। कज्जे काम है जो है अनुच्छेद 6 की पहली शर्त में।
ठीक है। क्योंकि देखो 1947 में आज़ाद हुआ देश, और 1947 से ही लोगों का आना जाना एक दूसरे देश से प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ जो शर्त रखी है वो 19 जुलाई 1948 लगी, यानी कि लगभग 11 माह के बाद, क्योंकि धीरे धीरे लोग आते हैं, क्योंकि पता चला कि किसी को जाना है भारत में जाना है, किसी पाकिस्तानी को, तो वो वहाँ आएगा ना, अब सारी की सारी व्यवस्थाएं देखेगा, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसे बेचेगा या किसी और को देगा, तब आकर वो भारत में जगह लेगा ना। कैसे लेगा वो, पैसा वैसा लाएगा, मैनेज करेगा, किसी पे उधार कोई खाता चल रहा होगा ब्याज का, तो उनसे उगाही करेगा, कहेगा भाई अब तो हम भारत जा रहे हैं, है ना, हमारा जो पैसा वैसा है वो दे दे, है ना, कोई पशु वगैरह उसे बेचेगा तभी तो आएगा वो। तो थोड़ा टाइम लगता है। तो लोगों उनको पता था, जो संविधान बना रहे थे, जो अनुच्छेद बना रहे थे, उन्हें पता था कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। कभी ऐसा भी हो गया था, कभी ये, चूँकि आपको पता है उस समय कोई अखबार तो थे नहीं कि सबको पता हो कि साहब जो है अगर कोई भारत जाना चाह रहा है तो वो जल्दी पहुँच जाए, 19 जुलाई से पहले ही पहुँच जाए, तभी उसे नागरिकता दी जाएगी, नहीं अदरवाइज नागरिकता नहीं दी जाएगी, है ना। अखबार न्यूज़ जो सोशल मीडिया तो थी नहीं, तो कुछ लोग बेचारे आलसी थे, यानी चले जाएंगे यार, क्या दिक्कत है, बाद में पहुँच जाएंगे, भारत अपनों ही तो है, दे ले लेंगे नागरिकता। तो कुछ लोग ऐसे थे जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए थे। वो पाकिस्तान से ही आए वो लोग, लेकिन बाद में आ पाए बेचारे। हो सकता है कि ट्रेन में जगह नहीं मिली हुई, तो बाद में बेचारे बने कि मत जाए, ट्रेन भरी चल रही है, भर के चल रही है ज़्यादा, जब खाली जाएंगी ना तब चलेंगे आराम से, सोए गए, ऐसा भी हो सकता है ना। कई सारे रीजन हो सकते हैं अपने। तो देखो उनके लिए भी क्या प्रावधान किया गया था। जो अनुच्छेद 6 की दूसरी शर्त है उसमें देखते हैं, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हों तो उन्हें हम नागरिकता तो देंगे, लेकिन इसमें शर्त है। क्या शर्त है साहब? पहली शर्त, परमिट लेना पड़ेगा आपको, परमिट लेना पड़ेगा। देखो गलती आपकी है, आप जल्दी आ जाते साहब, 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाते तो हम आपको वैसे ही दे देते, लेकिन आप बाद में आए ना तो दंड मिलेगा आपको। दंड क्या है कि आप परमिट लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, 6 महीना तक रहिए कम से कम, है 6 महीना तक कम से कम रहो। और ये नहीं कि आप आए भारत में, परमिट ले लिया और तुरंत भाग गए पाकिस्तान, फिर तो हम नागरिकता नहीं देंगे। आप 6 महीना रहिए या घर बार लीजिए, से काम कीजिए, तब हम आपको नागरिकता देंगे, हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिर आपको बाद में याद आई, शुद्ध ध्यान आया कि यार चलो यार हमारी वहाँ जो है ना प्रॉपर्टी रह गई, या वहाँ खेत हमारे जो है फसल कट भी रह गई, अब काटे आए तो बाद में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको 6 महीने तक रहना पड़ेगा कंटिन्यू, लगातार, तब आपको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। ये अनुच्छेद 6 हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 7 में आते हैं। 7 क्या कहता है? देखो होता क्या है कि अनुच्छेद 7 है जिसमें प्रावधान जो भारत से पाकिस्तान गए हों, फिर भारत वापस लौट आए हों। कुछ लोग थे शौक में, है ना, एंगड़बाजी, मैंने चलो पाकिस्तान चलता है, पाकिस्तान में रहेंगे, वहीं जाकर रहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने क्या कहा आपसे, आदान प्रदान एक से दूसरे देश में और दूसरे से एक पहले देश में आदान प्रदान हो रहा था। वहाँ के लोग यहाँ आ रहे थे और वहाँ के लोग यहाँ आ रहे थे, ठीक है, ऐसे हो रहा था, ठीक है। तो जब बेचारा कोई भारत से पाकिस्तान पहुँच गया, पता चला कि यहाँ कोई हिल ना, देखो भारत में अच्छी खासी ज़िंदगी कट रही, बढ़िया प्रॉपर्टी थी, बढ़िया खेती बाड़ी सब, उससे काम टन था, नौकरी पेशा की कोई ज़रूरत नहीं थी, अच्छा खासा रोजगार तो पूछते नहीं। पाकिस्तान में आए और यहाँ नई शुरुआत करनी पड़ेगी साहब, यहाँ हमें ज़मीन लेनी पड़ेगी, लोग वागनते जो है मेल जोल करना पड़ेगा, तो कई बहुत टाइम लगेगा। और सामाजिक जो संबंध होते हैं वो भी कहीं ना कहीं, चूँकि भारत में कोई रह रहा है कईयों सालों हज़ारों सालों से, तो वहाँ जो उसके सामाजिक संबंध होंगे वैवाहिक वगैरह वो आराम से हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में किसी नई जगह पे जाएंगे तो वहाँ शादी संबंध, पता चला कि बेटा जो बच्चे हैं उसके रड़ुआ रह रहे हैं, है ना, वही नहीं हो रहा उनका। तो फिर उसने सोचा कि नहीं यार भारत में ही चलते हैं। और कुछ उत्पीड़न भी हुआ उन लोगों का, सिया सुन्नी को लेकर, यहाँ से कुछ मुसलमान गए थे सिया जैसे, तो उनका उत्पीड़न भी हुआ पाकिस्तान में। माने कि छोड़ो यार, भारत ही हमें सपी रहेगा, पाकिस्तान में कहाँ औकात कि हमें सपी सके, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो थे जो भारत से पाकिस्तान गए और कुछ दिनों रहने के बाद पाकिस्तान से पुनः भारत आ गए, उन लोगों को नागरिकता देने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 7 में है, ठीक है। अनुच्छेदों को, क्योंकि अनुच्छेदों पर भी प्रश्न आता है तो आपको अनुच्छेदों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अनुच्छेद 7। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? तो देखो अनुच्छेद 8 बोलता है कि माता पिता,
है ना, माँ बाप और दादा दादी यानी कि अम्मा बाबा का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत की नागरिकता लेना चाह रहा हो, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है कि अगर उसके माता पिता में से कोई एक, माता पिता में से कोई हो या दादा दादी में से कोई हो जिनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, उन्हें हम नागरिकता दे देंगे। ये जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 8 में, ये उन लोगों के लिए किया गया जो विदेशों में रह रहे हैं। यानी कि क्योंकि आपको पता है कि हमारे बहुत सारे लोग जो थे, क्रांतिकारी लोग हों या जो हमारे जो उस समय के कुछ पॉलिटिशियन जो लोग थे, वो विदेशों में जाकर बस गए थे। जैसे गिरमिटिया मजदूर आप देखिए, कितने सारे गिरमिटिया जो है अंग्रेज यहाँ से ले गए थे बागानों में, जो बेचारे काम कर रहे थे हमारे बिहार वगैरह उत्तर प्रदेश वगैरह के, और उन्हें वहाँ बागानों में काम करने लगा दिया। और तो वो वहाँ रह रहे हैं, कई पीढ़ी बीत गई उन्हें रहते रहते, है ना। तो अगर वो चाह रहे हैं कि नहीं अब तो भारत आज़ाद हो गया और हमें जो है ना भारत की हवा ही अच्छी लगती है, हम तो भारत जाएंगे, अगर उन्हें ऐसा कोई लग रहा हो, अगर वो भारत पुनः आना चाहते हों तो उनके लिए ये शर्त है। जैसे आप देखिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, वो गए, उन्होंने शादी की जर्मनी में, है ना, जर्मन लड़की से एक शादी हुई और उन्हें जर्मनी में ही वहाँ उन्हें एक बच्चा भी उनसे पैदा हुआ, उस लड़की से जिनसे उन्होंने शादी की। तो अगर उस बच्चे को नागरिकता कैसे दी जाएगी? अगर वो बच्चा आगे बड़ा होकर चाहे कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, मुझे भारत में रहना है, तो उसके लिए प्रावधान क्या है, माता पिता भारतीय हों, भारतीय यानी कि भारत में उनका जन्म हुआ हो, और दादा दादी या अम्मा बाबा का जन्म जो है भारत में हुआ हो, तो हम उसे नागरिकता दे देंगे। अनुच्छेद 8 कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता स्वीकार करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है कि जो है कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, कैसे नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ये जो सभी प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिकता धारक व्यक्ति, भारतीय नागरिकता धारक कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है सोनिया गांधी जो है पुनः इटली की नागरिकता प्राप्त कर लेंगी तो जो है उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर सोनिया गांधी चाहें तो, अगर वो पुनः इटली जाना चाहें तो अगर वो पुनः इटली की नागरिकता प्राप्त कर लेंगी तो उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो है कहीं अमेरिका या कहीं अंत जाना चाहे तो उसकी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो उसकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 कहता है। विदेशी नागरिकता स्वीकार करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 कहता है बेसिकली कि जो नागरिकता से संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं उनका बना रहना। ठीक है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 जो है वो संसद जो है, भारतीय संसद, उसको कुछ शक्ति देता है नागरिकता से संबंधित। क्या शक्ति देता है? संसद नागरिकता के अर्जन का मतलब होता है प्राप्त करना, कैसे प्राप्त की जा सकती है, और समाप्त कैसे की जानी नागरिकता, इससे संबंधित जो है नियम कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास होगी, भारतीय संसद के पास। ये जो अनुच्छेद है वो 11 कहता है। जैसे जब CAA आया तो कुछ राज्यों ने जो है CAA के खिलाफ अपनी विधानसभाओं में, विधानमंडलों में कुछ कानून पारित किए। तो उन मूर्खों को ये सोचना चाहिए कि जो अनुच्छेद 11 है वो संसद को सिर्फ नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को देता है, न कि राज्य विधानमंडलों को। लेकिन वो नहीं समझे। ठीक है ना। तो ये हो गया संसद जो है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने कई सारे एक्ट पारित किए नागरिकता देने से संबंधित। तो जो पहला एक्ट आया जो भारतीय संसद ने पारित किया वो था भारतीय नागरिकता संबंधी जो प्रावधान 1955।
यानी कि 1955 में भारतीय संसद ने एक नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित एक एक्ट पारित किया 1955 में। ये पहला एक्ट था। अगर कभी प्रश्न आए कि नागरिकता से संबंधित सर्वप्रथम एक्ट कौन सा था, तो 1955 एक्ट। 1955 में जो एक्ट आया था नागरिकता से संबंधित, नागरिकता अधिनियम 1955, तो इसमें नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे उसका अंत हो सकता है, उससे संबंधित कुछ प्रावधान किए गए थे 1955 में। फिर इसके बाद 1986 में आया, उसके बाद 92 में आया, है ना, फिर 2003, 2004 साल, 2015, फिर 2019। इस प्रकार से जो है संसद जो है समय समय पर इसमें संशोधन करती गई है। ठीक है, तो जो इसकी अगली वाली जो स्लाइड होगी उसमें वो देखेंगे नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955, उसमें क्या क्या प्रावधान है वो हम इसकी आगे वाली जो स्लाइड होगी उसमें हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 था उसको हम देखेंगे। उसमें जो है क्या क्या प्रावधान किए गए थे भारतीय संसद के द्वारा अनुच्छेद 11 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि जो है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले एक और मैं बात आपको बताऊं कि देखो समय समय पर भारतीय संसद द्वारा कई सारे कानून पारित किए गए हैं, क्योंकि पीढ़ियां बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं, नए लोग आते जाते हैं, तो उन सब के लिए नागरिकता का प्रावधान जो है वो भी बदलता रहता है ना, समय के अनुसार समय बदलता रहता है, और जो है समय के साथ साथ जो है कानून बदलते रहते हैं, परंपराएं बदल जाती हैं। उसी आधार पर संसद जो है समय समय पर कानून में अपडेट करती रहती है। तो देखो यहाँ हम देखते हैं जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 था उसमें बेसिकली कितने अपडेट किए गए, कितने संशोधन किए गए। तो दूसरा संशोधन था 1986 में किया गया, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, और अभी जो अभी करंट अपडेट है वो है 2019 में। ठीक है। अगर कभी प्रश्न ऐसे आए कि भारतीय संसद द्वारा नागरिकता से संबंधित पहला कानून कब आया, तो आप ध्यान रखिएगा 1955 में। ठीक है। अगर कभी ये आए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कब किया गया, तो 1986, क्योंकि एग्जाम में कभी इस प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अब आइए, अब हम देखते हैं कि भारतीय जो संशोधन अधिनियम 1955 था, नागरिकता अधिनियम 1955, और फिर उसमें जो संशोधन किया गया उनमें नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान है, इनको हमें बस देखना है, क्योंकि कभी भी एग्जाम में डेट वाइज या इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछे जाते, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें फैक्चुअल नॉलेज बहुत होती है, डेट्स बहुत होती हैं, तो उसमें कौन याद रखेगा। जो मेन चीज़ें वो देखेंगे, लेकिन क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं तो इसे भी हमें देखना चाहिए। देखो क्या क्या है, बेसिकली 5 आधारों पर जो है, 5 आधारों पर संविधानों को, 5 आधारों पर जो है नागरिकता दी जा सकती है। भारतीय जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें 5 आधारों पर कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। क्या क्या आधार है? जन्म से, वंश के अनुसार, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, और किसी क्षेत्र को सम्मिलित करने पर। इन 5 में क्या क्या है वो भी हम देख रहे हैं। आओ पहले हम देखेंगे जन्म से, यानी कि जन्म के आधार पर कैसे कोई भी भारतीय नागरिक बन सकता है। तो देखो पहला जो प्रावधान है उसमें देखते हैं भारत में जन्म, यानी अगर कोई व्यक्ति जो है भारत में जन्मा हो, उसने किसी व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया हो, और जन्म के समय माता पिता जो है, माता पिता में से एक कोई भारतीय हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है उसका जन्म भारत में हुआ हो और उसके जन्म के समय उसके माता पिता जो है वो भारतीय हों। जैसे आप देखते होंगे कि हम हो गए, हमारे पिताजी, तुम्हारे जो पिताजी हैं, तो हमें जो नागरिकता का जो आधार है, हमें नागरिकता कैसे प्राप्त हुई है भारत की, उसका आधार यही कि हमारा जन्म भारत में हुआ है, और हमारे माता पिता जो है, जब हमारा जन्म हुआ था उसमें हमारे माता पिता भी भारतीय थे, उसी बेस पे हमें नागरिकता दी गई है ना। दूसरा देखो,
दूसरा इसमें क्या शर्त है, जन्म के आधार पर ये दिख रहे हैं, जन्म जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो और जन्म के समय माता पिता में कोई एक जो है भारतीय नागरिक हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान जो है, संसद जो है वो संशोधन करती रहती है, तो यहाँ जो कुछ प्रावधान है वो 2005 में जो संशोधन किया गया था 1955 वाला जो नागरिकता अधिनियम एक्ट, उसके तहत कुछ प्रावधान है। जैसे इसमें कहा गया है, गाइडलाइन दे दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म हुआ उसका और उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक जो है भारतीय नागरिक हो तो उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। वंश के अनुसार जो है, वंश के अनुसार आप एक बात ध्यान रखना कि जैसे तुम्हें जो नागरिकता दी गई है उसका कोई आधार होता है ना, तो उसका यही आधार है जन्म। हमारा आधार क्या है, जन्म है ना, और किसी किसी का आधार वंश भी होता है, उसे हम देखते हैं। आओ वंश के अनुसार, वंश के अनुसार 2-3 शर्तें हैं, वो क्या है देखो, अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो है 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, जन्म भारत से यहाँ बाहर हुआ हो, किसी व्यक्ति का जन्म जो है भारत से बाहर हुआ हो, जैसे सपोज दैट हम मान के चलते हैं जैसे 2 दंपति हैं, वो किसी काम करने के लिए, 2 दंपति कुछ काम करने के लिए अमेरिका या किसी फॉरेन कंट्री में गए हों, ठीक है, वो उनका जन्म वो है तो भारतीय नागरिक, दोनों जो पति पत्नी है वो भारतीय नागरिक हैं, लेकिन वो सर्विस के लिए, जॉब के लिए किसी सऊदी अरब हो गया या जो आपका अमेरिका हो गया, ब्रिटेन गए हों, वहाँ उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया हो, तो जो बच्चा है उनसे जो उत्पन्न जो बच्चा है उसको भारतीय नागरिकता कैसे दी जाएगी, क्योंकि उसका जन्म तो भारत के बाहर हुआ है ना, तो उस बच्चे को जो नागरिकता दी जाएगी उसका आधार होगा वंश, वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए उसकी जो गाइडलाइन है वो है 10 दिसंबर 1992 से 92 को या उसके बाद में अगर किसी बच्चे का जन्म जो है, किसी व्यक्ति का जन्म जो है भारत के बाहर हुआ हो और उसके माता पिता जो है भारत के नागरिक हों, तो उसे जो है जन्म के समय भारतीय नागरिक तो उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है, भारतीय नागरिक वो बन जाएगा। एक और इसमें शर्त, 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म जो है किसी का भारत से बाहर हो और माता पिता में से एक जो है भारतीय होना चाहिए, वही कंडीशन है, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड दुनिया है ना, यहाँ के लोग किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं, दूसरे देश के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो भाई काम करने वो गए हैं लोग, तो उनके जो बच्चे हैं उन्हें नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे, आप खुद सोचिए ना, देंगे ना, तो उसका आधार क्या है, तो उसी आधार पर ये वंश के अनुसार जो नागरिकता दी जा रही है उसका यही आधार है, ठीक है। तो ये हो गया वंश के अनुसार। इसे आप इसी प्रकार नोट डाउन कर लेना, थोड़ा रिवीजन कर लेना, बस काम चला जाएगा, प्रश्न कोई भी ज़्यादा जटिल नहीं आता इनमें से, ठीक है। फिर देखो पंजीकरण के द्वारा जैसे आप प्रश्न उठता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक बनना चाह रहा हो, लेकिन उसके सामने शर्त ये है कि ना तो वहाँ के माता पिता भारत के हैं, ना वहाँ को जन्म भारत में भाव, ठीक है, कोई भी ये शर्तें पूरी न कर रहे हो, तो वह बेचारे भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी। भाई कोई बंदा चाह रहा है कि वो जो है भारत का नागरिक हो, भाई भारत माता से प्यार हो गया, देश देखा उसने, घूमा फिरा पहले, है ना, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, जब उसने इतनी विविधता देखी, प्यार हो जाता है किसी को यार, है ना, किसी व्यक्ति से प्यार नहीं होता, किसी देश से भी प्यार हो जाता है ना, भूखंड से भी प्यार हो जाता है। तो अगर वो चाह रहा है कि मैं जो है भारत का नागरिक बनना चाहूँ, तो वो कैसे बनेगा, ये भी एक प्रावधान है। तो इसका देखो एक प्रावधान क्या है, पंजीकरण के द्वारा उसे पंजीकरण करना पड़ेगा और पंजीकरण के आधार पर वो नागरिक बनेगा, लेकिन उसे भारत में 7 वर्ष उसे रहना पड़ेगा, यानी कम से कम वो भारत में 7 वर्ष से रह रहा हो। ऐसे नहीं है कि साहब कोई अमेरिकन आ गया टूरिस्ट के जरिए 10-8 दिन घुमा फिरा, ताजमहल देखा, लाल किला देखा, क्या भैया हम तो नहीं रहेंगे भारत में, नागरिकता दे दो, जहाँ को प्रावधान हो देखो तुम्हें कम से कम 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं भारतीय जो तत्व है, भारतीयता का जो फीलिंग्स है वो लानी पड़ेंगी, तभी आप यार किसी देश के हो पाओगे ना, ऐसे हो जाओगे, है ना, कोई पता है ऐसे तो पाकिस्तानी आएगा, को आतंकवादी 2-4 दिन रहो, नागरिकता मिल गई भाई, है ऊपर पता के पहुँच जाओ, या कोई भी अमेरिकन कोई भी आएगा, ISI या अमेरिका की जो और भी कोई है, जैसे किसी और देश की एजेंसीज का कोई व्यक्ति आ गया, 10-5 दिन रहो, भारत का नागरिक हो गया,
कैप्टन वेप्टन बन गया, कोई आर्मी वगैरह में पहुँचे हो तो दिक्कत हो जाएगी ना, सारी सूचना लीक कर देगा वो। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि आपको 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक यहाँ पे अन्न जल हवा खाएगा तो वो भारत के साथ किसी देश के साथ क्यों गद्दारी करेगा? नहीं करेगा ना, वो भारतीय हो जाएगा ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि आप ठीक है, हम आपको नागरिकता देंगे, लेकिन आपको 7 वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा और किसी भारतीय लड़की से विवाह किया हो। देखो 2 शर्तें। पहली शर्त तो ये कि आप जो 7 वर्षों से भारत में रह रहे हो तो आपको नागरिकता देने आप पंजीकृत करा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप किसी भारतीय लड़की से विवाह कर लें। अगर आप भारतीय लड़की से विवाह करेंगे फिर भी आपको 7 वर्षों तक रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आया और यहाँ किसी लड़की को फंसाया और शादी वादी कर ली और उसे नागरिकता मिल गई, इससे दिक्कत होगी ना। आप खुद सोचो यार, देखो हम जैसे भारत के नागरिक हैं तो आपको पता है कोई भी जो सर्वोच्च पद है या कोई भी भारतीय सरकार में पद होता है वो भारतीय नागरिक को मिलता है, ठीक है ना। तो कोई भी आतंकवादी, कोई भी खुफिया एजेंसी भारत में जो भारत की सूचना लीक कर सकता है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करेगा और वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा और पद पर पहुंच जाएगा, तो दिक्कत होगी ना उससे। तो इसलिए व्यवस्था की गई है कि आगे आपको 7 वर्षों तो रहना पड़ेगा, आपको भारतीय जो भारतीयता से कहीं ना प्रेम करना पड़ेगा, तब आपको नागरिकता हम देंगे, ठीक है। आइए फिर देशीकरण के द्वारा, देशीकरण एक भावना है, देशीकरण कोई कुछ नहीं है, देशीकरण एक भावना होती है बेसिकली, कुछ नहीं है। देशीकरण क्या है? जैसे हम कहते नहीं कि हम भारतीय हैं, भारतीय कर्ण, देशीकरण यानी कि एक भावना है, ये कोई वैसा नहीं। इसमें क्या करना पड़ेगा कि सीधी सी बात है, आपको भारत माँ से प्यार करना पड़ेगा, भारतीय संविधान है उसका पालन करना पड़ेगा, आपको कला साहित्य में कुछ दिखाना पड़ेगा और आपको भारतीय जो भाषा हैं उनमें से किसी एक भाषा का जो है ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आपको एक भाषा आनी चाहिए, है ना। संविधान में जो उल्लिखित भाषा हैं उनमें से एक भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए, तब आपको जो है भारतीय नागरिकता मिलेगी। आपको सोचो यार, फ्रेंच बोल रहा है वो, है ना, जर्मन बोल रहा है, भारत की नागरिकता कैसे मिल जाएगी उसे? कहीं ना कहीं हिंदी आनी चाहिए उसे, पंजाबी आनी चाहिए, बंगाली आनी चाहिए, तभी तो हम देंगे उसे भारतीय नागरिकता, है। तो इसलिए इसमें कहा गया देशीकरण के द्वारा अगर किसी को नागरिकता दी जाएगी तो देखो, पहली बात उसे पूर्ण आयु क्षमता वाला व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम